हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स कल कंप्लीट हो गए थे. Today we are going to start third chapter, the whole truth about the trade imbalance. It is our third chapter about the trade imbalance, its effects on welfare of the economy and total well-being of the people. And overall the about the economy health. First of all इसमें हम ये अपनी जो confusion है, ये कोई बच्चा असगर है जिसकी वीडियो बार बार ऑन हो रही है, बच्चे हमने देख लिया आपका घर शर, लेकिन आप मेहरबानी करें हमें पढ़ाने दें. इसमें जो सबसे पहले हम चीज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो ये है कि नॉर्मली एक आम लेमैन या यूजुअली मीडिया में ये अज्यूम किया जाता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है, ये पोर्ट्रे किया जाता है कि ट्रेड डेफिसिट इज प्रॉब्लमेटिक व्हाइल अ ट्रेड सरप्लस इज द साइन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. एंड इसको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद, द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर विल बी दैट ट्रेड डेफिसिट कैन इंडीड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री बट नॉट ऑलवेज. कि ट्रेड डेफिसिट किसी कंट्री के लिए एक इशू हो सकता है, सीरियस इशू भी हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं. ट्रेड सरप्लस कैन आल्सो बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ बट अगेन नॉट ऑलवेज. ये हमारे इस चैप्टर का स्टार्ट और कंक्लूजन है. एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिथ है ये कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा बैड होता है और ट्रेड सरप्लस इज ऑलवेज गुड. इसमें जो नॉर्मली इसको बैड समझा क्यों जाता है, व्हाई इट इज कंसिडर एज द साइन ऑफ अ वीक इकोनॉमी, क्योंकि इसके से ये रिलेट किया जाता है अक्सर कि ट्रेड डेफिसिट जो है इट इज रिलेटेड टू द जॉब लॉस. कि जब भी कंट्री में किसी में ट्रेड डेफिसिट में जा रहा हो तो उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा होगा. लेकिन हम किसी भी कंट्री का ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट जो है इन द लॉन्ग टर्म उसको अंडरस्टैंड किए बगैर प्लस अदर सर्कमस्टेंसेज ऑफ द कंट्री अगर हमें ना पता हो तो हम अकेले ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस से इकोनॉमी की वीकनेस या स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं कर सकते. तो इस पोर्शन का हमारा कंक्लूजन क्या है कि ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस कैन बी गुड, इट कैन बी बैड और बिनाइन. बिनाइन होता है कोई चीज़ मतलब मामूली सी हो जिसका इतना कोई नुकसान ना हो, आर बिनाइन डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस. या बाकी जो इकोनॉमिक आपके सर्कमस्टेंसेस हैं उनको सामने रखेंगे तो ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट गुड बैड और बिनाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रेड डेफिसिट को बुरा समझा क्यों जाता है कि ट्रेड इम्बैलेंस एंड द जॉब. वन ऑफ द मेन रीजन ट्रेड डेफिसिट आर कंसिडर्ड deleterious is because of a common argument that trade deficit result in job loss. The rationale behind this argument is simple and convincing. मतलब नॉर्मली इसको एक्सप्लेन ये किया जाता है कि जब आपका ट्रेड डेफिसिट में इसका मतलब क्या है कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स जो सी हैं वो कम है. अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री में जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रही हैं, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में इशू है, वो डेवलपिंग कंट्री से आती हैं, उनमें जो लेबर यूज़ होती है दैट इज वन. तो जब आपके डोमेस्टिक बायर्स जो से हैं वो फॉरेन गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की आउटपुट कम होती है. इन केस कि अगर आपकी आउटपुट कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन कम होगी तो आप कम लोगों को हायर करेंगे और आपके जॉब्स क्रिएशन जो है वो डिक्रीज होगी. The effect of excessive imports is said to be the purchase of cheaper foreign goods by domestic consumer rather than purchasing the slightly more expensive domestic varieties. As demand for the domestic firms' products falls, these firms are forced to downsize. Downsizing means reducing the number of people who are working there, resulting in the layoff of domestic workers. Thus, it said that trade deficit caused the loss of domestic jobs.
नेक्स्ट पार्ट क्या है जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि एक तो ये कि आपकी इंपोर्ट सक्सेसिव है, दूसरा ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स इनसफिशिएंट है। कि अगर आपकी इंपोर्ट सक्सेसिव थी भी, आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल हायर है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी अगर बहुत ज़्यादा होती हैं और दूसरे कंट्रीज़ के लोग आपकी गुड्स ज़्यादा खरीद रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं, तो आपका प्रोडक्शन लेवल इतना हायर होता कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो उनसे उनको हायर करना पड़ता और जॉब देनी पड़ती, तो आप एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट करते। तो अगर आपके ट्रेड डेफिसिट इस वजह से है कि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है, तो भी इट इज़ रिजल्टिंग इन द जॉब लॉस। और अगर आपका ट्रेड डेफिसिट इसलिए ज़्यादा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, तो भी इसका मतलब ये है कि एक पोटेंशियल जॉब जो क्रिएट हो सकती थी वो क्रिएट नहीं हो रही। ये आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से यूजुअली ट्रेड डेफिसिट को बुरा समझा जाता है, जबकि ट्रेड सरप्लस को इकोनॉमी की हेल्थ के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इस बुक का ये है कि ये सिर्फ हाफ आर्ग्यूमेंट है। अगर आप इस बात को कंप्लीट अंडरस्टैंड करें, तो ट्रेड डेफिसिट जो भी हो किसी भी कंट्री का, उसके साथ ही उस कंट्री का एक फाइनेंशियल सरप्लस भी होता है। क्योंकि अगर एक कंट्री ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स हैं उनको खरीदने के लिए वो कंट्री या तो फॉरेन एड लेगा या लोन लेगा या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई मनी उस कंट्री में फ्लो कर रही होगी और फाइनेंशियल अकाउंट में सरप्लस होगा। और अगर फाइनेंशियल अकाउंट में सरप्लस होगा, तो वो किसी ना किसी शक्ल में आपकी इकोनॉमी में कोई ना कोई जॉब क्रिएट कर रहा हो। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि इट इज we need to recognize that when deficit arise on the current account, there is an equal and opposite trade surplus on the financial account of the balance of the payments. And a financial account surplus means that foreigners are purchasing our domestic assets, and some of these purchases consist of equities such as the stocks and the real estate, while other assets purchase involve the lending of money as when foreigner purchase a government bond. In any case, the money flow back into our deficit economy, and ultimately it will be spent by someone. And when that money will be spent, it's mean it will create demand for your गुड्स। आपकी कंट्री में जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी, तो वो इंडस्ट्री जिनकी डिमांड इंक्रीज होगी, दे विल क्रिएट जॉब फॉर द पीपल इन द इकोनॉमी। कल आपको मैंने स्टॉक इक्विटीज का डिफरेंस आपको बताया था। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को मैंने आपसे कहा था कि अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। अब ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी में, जैसा कि शुरू में मैंने ये कहा कि आपने वो देखना है कि जब भी एंटर की जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो वो एक दफ़ा फाइनेंशियल अकाउंट में एंटर होगी और एक दफ़ा वो कैपिटल अकाउंट में एंटर होगी, एक दफ़ा डेबिट के तौर पे और एक दफ़ा क्रेडिट के तौर पे। क्यों कि आपने अगर एक कंप्यूटर एक्सपोर्ट किया है, तो उसका वो भी मनी फॉर्म में एंटर किया जाएगा कि वो आपकी कंट्री से आउटफ्लो करके जब आपको वही उस कंप्यूटर की पेमेंट वापस आएगी, तो उसको आप दोबारा एंटर करेंगे कि ये आपके कंट्री में इनफ्लो है। इसका मतलब ये है कि चेंजेस इन ट्रेड डेफिसिट विल अल्टीमेटली इफेक्ट ओनली वेयर द जॉब्स आर इन द इकोनॉमी, नॉट हाउ मेनी जॉब्स आर क्रिएटेड। मतलब ये कि अगर आपका ट्रेड डेफिसिट चेंज होता है, मतलब आपके अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हों, जैसा कि आप समझते हैं सरप्लस में है, तो वो आपकी उन इंडस्ट्रीज में जॉब प्रोड्यूस हो रही होंगी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है। लेकिन अगर आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन उनमें जॉब क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इनफ्लो हो रहा है वो किसी ना किसी शक्ल में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में की जॉब सॉरी डिमांड और अल्टीमेटली जॉब जो है उसको क्रिएट कर रहा है। इसको हम पूरा चैप्टर में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये इतना कॉमनली मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। ये डाटा दिया हुआ है यूएसए का ट्रेड डेफिसिट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में करंट अकाउंट डेफिसिट 100 बिलियन ऑफ डॉलर में दिया हुआ है। तो इसमें कुछ जगहों पे इवन इस तरह पे है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो रहा है, तो उसी टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट के कम होने का मतलब ये है कि आप सरप्लस की तरफ जा रहे हैं, तो उस दौरान आपका अनएम्प्लॉयमेंट इवन बढ़ भी रहा है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करे। हमारे इस पोर्शन के की टेक अवेज क्या है कि ट्रेड डेफिसिट आर ऑफन incorrectly presumed to cause job loss in an economy. Secondly, the job loss story suggests that trade deficit arise due to excessive imports or insufficient exports, and that by eliminating a deficit, a country can create job in the economy.
के साथ ये भी समझा जाता है कि अगर आप ट्रेड डेफिसिट को एलिमिनेट करें तो इकोनॉमी में जॉब इंक्रीज होगी। द जॉब लॉस स्टोरी इज इनकम्प्लीट दो बिकॉज इट इग्नोर द डिमांड एंड जॉब्स काज्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंट सरप्लस। ये जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है, असल बात ये है कि चूंकि आम कॉमन लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। व्हेन ऑल इफेक्ट, और दूसरी एक और बात भी है कि डेवलपिंग कंट्रीज में फिर वही बात है कि इसके इफेक्ट जो उनसे वो उस तरह से नहीं होते जैसा कि डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं। When all effects of the trade imbalance are accounted for, trade deficit may cause no more than temporary job loss in transition but not affect the aggregate level of job in an economy। कहने का मकसद ये है कि ट्रेड इम्बेलेंस के सारे जो भी इफेक्ट है आप जब उन्हें कंसिडर करते हैं तो इसका सिर्फ ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वक्ती उससे जॉब लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, कि आप जिन सेक्टर्स में जॉब जो सी है वो डिक्रीज हुई है, आप उन सेक्टर्स को छोड़ के आप उन सेक्टर्स की तरफ चले जाएं जिनमें जॉब जो सी है वो प्रोड्यूस हुई है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जब आप जॉब चेंजिंग के टाइम पीरियड में होंगे तो जॉब लॉस होगा, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी की जॉब्स को फर्क नहीं पड़ेगा। Evidence from the USA over the past 20 years is used to show that the relationship between trade deficit and unemployment rate is the positive from what the popular trade deficit caused job loss stories would suggest। ये डाटा जो है इस बात को, यूएसए का डाटा सपोर्ट नहीं करता कि ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज क्रिएटिंग जॉब लॉस। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको ज़रा टॉपिक आपको पूरा पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने में बच्चों आपको 10 मिनट्स लग जाएंगे, 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन उसमें एंड पे जो टेक अवेज हैं, जो बातें वो आप अंडरस्टैंड करके आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बुक बहुत सिंपल और ईजी है, बल्कि आपकी पिछली बुक की निस्बत ज़्यादा ईजी है। तो आप इसको अगर साथ साथ पढ़ते रहें, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है और इसे मेरा ऑर्डर भी समझें, क्योंकि जो लास्ट सेमेस्टर की बात थी आपको बहुत ईजी पेपर भी दिया, ख्याल भी किया कि चलो फर्स्ट टाइम हम इस तरह से ऑनलाइन जा रहे हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में अच्छे तरीके से ज़रा पढ़िएगा, वरना आप री एनरोलमेंट वाले बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे पहले मेरे पास ही थे, तो ये ना होगी इस दफ़ा ये तादाद जो उनकी पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दे। अच्छा, अब हमने पढ़ा इसमें क्या है कि ट्रेड बैलेंस मे बी गुड, मे बी बैड, मे बी बिनाइन। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि देर मतलब कॉमन मिथ क्या है कि ट्रेड डेफिसिट क्रिएट्स जॉब लॉस, जो कि ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो। और थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रेड इम्बैलेंस को पढ़ने के लिए पहले हम ये पढ़ेंगे कि नेशनल वेलफेयर क्या होती है, और नेशनल वेलफेयर अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इकोनॉमिक वेलबींग का, तो उसमें ट्रेड बैलेंस उसको किस तरह से इफेक्ट करता है। ट्रेड इम्बैलेंस हो, पॉजिटिव हो, सरप्लस हो या डेफिसिट हो, तो उसका नेशनल वेलफेयर को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नेशनल वेलफेयर के लिए वंस अगेन ये बुक इस क्लास से अच्छी भी है लेकिन थोड़ी लेंथी है, खैर चीज बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन की हुई है। वंस अगेन हम पहले ये देखेंगे कि नेशनल वेलफेयर से हमारी मुराद क्या है। नॉर्मली नेशनल वेलफेयर हम मेजर करते हैं किस चीज़ में, कि जीडीपी ऑफ अ कंट्री और पर कैपिटा इनकम। इसमें एक और पॉइंट है कि यहाँ पे ये आगे एक्सप्लेन भी होगा कि आपने इम्बैलेंस का इफेक्ट पढ़ने के लिए हम नॉर्मली दो पीरियड कंसिडर करेंगे, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि या तो ये कि टुडे एंड टुमारो, और या दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर, और या अगर आप ज़्यादा लॉन्ग लेना चाहें तो दिस जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंट की हमने बात की थी, फाइनेंशियल अकाउंट में आपको मैंने बताया था कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, लेकिन इस चैप्टर में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट इम्बैलेंस दैट ऑफसेट द ट्रेड इम्बैलेंस विल बी इंटरप्रेटेड एज इंटरनेशनल बोरोइंग एंड लैंडिंग रादर देन वी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज और रियल एस्टेट परचेजेस, कि हम जो भी फाइनेंशियल अकाउंट का सरप्लस या डेफिसिट होगा उसको हम इंटरनेशनल बोरोइंग और लैंडिंग के तौर पे शो करेंगे, इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि हम नेशनल वेलफेयर मेजर कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन हमारा जो इंडिकेटर है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वंस अगेन व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? It is often used as a proxy for the national welfare and it is an adequate indicator for many reasons. But what is the definition? Measure the total value of all goods and services produced by a country during a year। लेकिन जीडीपी जो है वो एक परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है या हमेशा एक करेक्ट इंडिकेटर नहीं है नेशनल वेलफेयर को मेजर करने का। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप एक एक्सट्रीम एग्जांपल ले लें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर एक कंट्री की जीडीपी बहुत अच्छी हो लेकिन
अगर आप सारी की सारी अगर पॉसिबल हो और आपके कंट्री का लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस हो, मतलब ये कि आप अपनी सारी की सारी जीडीपी एक्सपोर्ट कर दें। सारी की सारी जीडीपी एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि एक कंट्री में पैदा होने वाली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो सी हैं वो आप एक्सपोर्ट कर दें। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगर आप सिर्फ जीडीपी और ट्रेड सरप्लस को इंडिकेटर के तौर पे लेते हैं तो आपकी जीडीपी भी बहुत अच्छी आ रही होगी, आपका ट्रेड भी बैलेंस भी सरप्लस में आ रहा होगा, लेकिन the country's trade surplus would then equal its GDP, but the citizen in the country would have no food, no clothing, or anything else to consume. The standard of living would be non-existent. So it means that GDP is not always a good or the best indicator of national welfare. So इस चीज को अवॉइड करने के लिए इस चैप्टर में हम जीडीपी के बजाय हम इंडिकेटर किस चीज को लेंगे नेशनल वेलफेयर का, डोमेस्टिक स्पेंडिंग। अब डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो सी है वो भी उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि दैट इट इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। The sum of the domestic consumption, investment and the government spending often used as the proxy for the national welfare. इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली जो सी है आपकी कंजम्पशन में यूज नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको हम इधर ही कंसिडर करेंगे, लेकिन फौरी तौर पे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो लिविंग स्टैंडर्ड को रेज नहीं करते। अब हम वंस अगेन अपनी प्रीवियस नेशनल इनकम आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। द नेशनल इनकम आइडेंटिटी जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सब्स्टिट्यूटिंग द टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक स्पेंडिंग, अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो पीछे हमने अभी देखा है उसको पुट कर दें तो जीडीपी विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। वंस अगेन हम इसको यूं करते हैं कि हम जीडीपी और को राइट साइड पे ही सॉरी लेफ्ट साइड पे ही रहने दें या इसको दूसरी साइड पे भी कर लें। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को आप इधर लिख लें और डोमेस्टिक स्पेंडिंग को आप इधर ले जाते हैं, जिसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, फिर आपने साइड दोनों इक्वेशन जो सी उनको रीअरेंज कर लिए। इस रीअरेंजिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो वो अभी पूछ ले। तो जब हम इन इक्वेशंस को या नेशनल इनकम आइडेंटिटी को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स विल बी इक्वल टू जीडीपी माइनस डोमेस्टिक सेविंग। इसका मतलब क्या है? दिस एक्सप्रेशन implies that when a country has a current account surplus, GDP must exceed domestic spending by equivalent amount. Similarly, when a country has a trade deficit, domestic spending exceeds GDP. आप इसको ये कह सकते हैं कि जब भी एक कंट्री जोन है उसके में ट्रेड डेफिसिट है तो उसका मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी जो सी है वो आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग से ज्यादा है। आपकी जीडीपी आपकी डोमेस्टिक स्पेंडिंग से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो आपने एक्सपोर्ट कर दी है, जो आपके ट्रेड सरप्लस को शो कर रहा है। अब ये जो डिफरेंट केस सिनारियो है इनको एक्सप्लेन करते हुए वेलफेयर इफेक्ट है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। जितना हमने इसको बेसिक किया है इसको आपने कल देख के आना है। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज।